नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा में आयोजित रक्तदान शिविर में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिवस के अवसर पर शिवाला रामकुंडी में लगाया गया था शिविर। कार्यक्रम में हवन का भी किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने बंगाल चुनाव और इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। बोले, बंगाल में भाजपा के साथ हुई विकास की जीत। ममता सरकार को कटघरे में किया खड़ा। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने विकास में डाली बाधा। गुंडों को दिया संरक्षण, वहां ना आम आदमी सुरक्षित था और ना ही महिलाएं। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत। अनिल विज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, अब बंगाल छोड़ेंगी ममता बनर्जी, बीजेपी का अगला लक्ष्य पंजाब। हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के मामले में की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्त निदेशक अमित दीवान को किया बर्खास्त। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 18 मार्च को किया गया था गिरफ्तार, जिसके बाद से वह चल रहे थे लगातार सस्पेंड। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में जीएमडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ की एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, गुरुग्राम में विकास कार्यों में गति की जाए तेज, आम जनता को नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा। हिसार जिले के उकलाना मंडी के चुनाव के बीच हिंसा का मामला। बीजेपी प्रत्याशी समर्थक पर नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। 6 लोगों को लगी गोली, फायरिंग में एक की मौत, कई हमलावर भी हुए घायल। रेखा शर्मा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे एमएलए चंद्रमोहन। भजनलाल पर बयान पर मानहानि और क्रिमिनल केस का किया दावा। बोले, पिता के खिलाफ कोई नहीं सुन सकता, लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाना गलत बात। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या। यमुनानगर में पति ने झगड़े के बाद दबाया गला, एक दिन तक घर में पड़ी रही लाश। 2013 में दोनों ने की थी लव मैरिज। सोनीपत में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 35 लाख की ठगी। साइबर गिरोह का किया भंडाफोड़। गूगल पे और फोन पे के जरिए वसूली गई रकम। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 17 जिलों में हुई बारिश। करनाल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई दर्ज। हिसार और यमुनानगर में जमकर हुई बारिश। वर्षा के चलते प्रदेश के अनेक बिजली के खंभे और ट्रांसफर गिरे। 6 मई तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर से जो आ रही है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रक्तदान शिविर में शिरकत की। यह रक्तदान शिविर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिवस के अवसर आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मनोहर लाल जी ने जो नीतियां, जो योजनाएं बनाई है, ऐतिहासिक नीतियों और योजनाएं बनी हैं। केंद्रीय मंत्री के नाते देश की सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इंडी गठबंधन है, लगभग उनकी गलत नीतियों के कारण देश के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, परंतु उनके मन में आज भी वही है। आज भी हम प्रधानमंत्री हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हम ही राष्ट्रपति हैं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों में आज ही हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। मोदी जी ने कल बहुत अच्छी बात अपने वक्तव्य में कही है कि हमें बदला नहीं,
हमें बदलाव चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। अब बंगाल विकसित बंगाल होगा, विकासशील बंगाल होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बंगाल भी जो एक महत्वपूर्ण लोग जिस बंगाल ने दिए हैं वो बंगाल अब आगे बढ़े। नहीं, मैंने कहा है कि ममता ने काम नहीं किए, विकास में बाधा रही है और किस प्रकार से गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है, किस प्रकार से दंगे वहां पर गरीब व्यक्ति पर, आम व्यक्ति पर होते थे, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था। ममता ने आज मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ेगा और मोदी जी वहां का व्यंजन है, फेमस व्यंजन है, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के एक बड़े बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल करके इतिहास रच दिया और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर चुनाव लड़ रही, हरियाणा में जीते, दिल्ली में जीते, बॉम्बे में जीते, बिहार में जीते, अब बंगाल में जीते और असम में जीते और आगे भी जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने सारी पार्टियों को स्कैन करके अच्छी तरह से पहचान लिया कि काम करने वाली पार्टी केवल एक है, वो भारतीय जनता पार्टी। और पंजाब में चुनाव होगा, आप देखेंगे गली गली से आवाज आएगी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी खेल खबरों की। विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती जगत से जुड़े एक बड़े मामले में पहली बार खुलकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन 6 महिला पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने निष्पक्ष चयन पर सवाल उठते हैं। इस दौरान वीडियो में विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं और किस किस पर क्या क्या आरोप लगा रही हैं, आप भी सुनिए। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका
जो मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी, और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ़ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी। तो आपने सुना कि किस तरह विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए। अब इसी विवाद के बीच हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक ने हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा और कौन सी बड़ी बातें हमसे साझा की, आप भी सुनिए। विनेश फोगाट जो विधायक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनका एक वीडियो जारी हुआ, अब तक भी वो जो वीडियो आया हुआ या चर्चा हुई होगी, किस तरह देखते हैं उस वीडियो को? भारत सरकार सारे खेलों पर ध्यान रखती है और वो कांग्रेस की नेता भी हैं और कांग्रेस की विधायक भी हैं। अब राजनीति भी है और खेल भी है, दोनों चीज़ देखनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के नेता सचिन कुंडू को धमकी भरी कॉल आई। कुंडू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और पैसे ना देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। कुंडू ने अक्टूबर 2024 में पानीपत ग्रामीण सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। बदमाशों ने नेता को उस समय कॉल किया जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उसके बाद उनके पास एक वॉइस मैसेज भी आया जिसमें कहा गया कि रकम पूरी नहीं दी गई तो परिवार समेत उन्हें वह मार डालेंगे। हालांकि ये धमकी गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर दी गई है। पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। डेलाना मूल रूप से राजस्थान का है और लंबे समय से अपराध की दुनिया में काफी सक्रिय है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, इस तरह के मामले जो पीछे काफ़ी थ्रेट्स आए हैं, उसमें से सभी अभी तक जो हुए हैं सभी फर्जी हैं। तो इस तरह की एक कॉल कल भी आई है, तो लेकिन एहतियात के तौर पर हमने जो कानूनी कार्रवाई उसमें बनती है वो कर दी है। इंडिविजुअल को सुरक्षा भी दे दी है और उसमें आगे हम जांच भी कर रहे हैं। जिस नंबर से आई उसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता द्वारा शिकायत क्या दी गई? देखिए, मैंने बता दिया आपको, जो कंप्लेंट आई है इंडिविजुअल को सुरक्षा दे दी गई है और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर। विदेशी नंबर से? हाँ, विदेशी नंबरों से ही आते हैं ये सभी, अभी तक जितने भी आए विदेशी नंबरों से ही आए। नगर निकाय चुनावों में भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजनलाल और हरियाणा विधानसभा में 5वीं बार के विधायक एवं उप मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रमोहन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको देखिए, 24 तारीख को बीजेपी का कोई एक कार्यक्रम था, वहाँ पर जो
राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी, उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल जी और पंचकुला से वर्तमान में विधायक और एक्स डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हमने 25 तारीख को चंद्रमोहन जी के इंस्ट्रक्शंस पर उनको एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें 7 दिन के अंदर अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करने के लिए हमने उसके अंदर उनको कहा था, जिसका समय 3 तारीख तक का था। अभी तक उनके द्वारा ना तो कोई अपॉलॉजी टेंडर की गई और ना ही कोई माफ़ी मांगी गई, और उसके लेकर उनके द्वारा कोई भी जो है रिप्लाई भी उस नोटिस के ऊपर नहीं किया गया, क्योंकि उसकी समय सीमा पूरी हो गई थी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के अंदर किस प्रकार लोगों में बड़ा भारी रोष है, और विदेश तक के अंदर लोग इसको लेकर अपने जो नाराज़गी है वो प्रकट कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, उसको लेकर चंद्रमोहन जी ने आज सिविल कोर्ट पंचकुला के अंदर एक मानहानि का दावा और इसी प्रकार से क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर माननीय सीजीएम साहब के समक्ष एक डेफेमेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की थी, जिसको कि माननीय अबिदा गुप्ता जी की अदालत जो जेएमआईसी पंचकुला है उनके आगे उन्होंने आज अपनी प्रीलिमिनरी एविडेंस चंद्रमोहन जी ने और इसी प्रकार से 4 अन्य गवाहों ने अपनी प्रीलिमिनरी एविडेंस को टेंडर किया। माननीय अदालत ने एविडेंस और जो साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए उन सभी को देखते हुए, सुनते हुए प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो एक होता है 223(1) का प्रोवाइजो बीएनएसएस में, उसके लिए उनको 20 तारीख के लिए रेखा शर्मा जी को नोटिस किया है। इसी प्रकार से जो मानहानि का दावा है उसको लेकर हमने उसके अंदर डैमेजेस क्लेम करे हैं, स्टे मांगा है, और जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर हमने जो मानहानि का दावा दायर किया है चंद्रमोहन जी ने, उसके अंदर 7 मई के लिए माननीय अरुणिमा चौहान जी की अदालत ने उनको नोटिस किया है। यमुनानगर के शादीपुर इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसका गला घोंटकर उसे अंजाम दिया। रात 2 बजे करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शादीपुर गांव में एक महिला की मृत्यु कर दी गई है। तो इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे। वहां एक पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो फोरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया गया और उसकी बॉडी को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में मोचरी में पहुंचा दिया गया है। उसके सर वजह क्या रही? वजह इनका घरेलू क्लेश था और पता लग रहा है कि इसका कहीं और अवैध संबंध के उसको डाउट था, उसी के ऊपर उसने इसकी हत्या की है। सर उत्तर प्रदेश से इसको लेकर? नहीं, ये यहाँ 8 साल से शादीपुर में रह रहा था, किराए के मकान में रहते थे। इसके 2 बच्चे हैं। हत्या करने के बाद में परसों इसकी हत्या हुई थी और ये अपने बच्चों को लेके इधर उधर घूम रहा था। इसकी जो मंशा थी, क्या थी, क्यों घूम रहा था, ये उन बच्चों को भी आगे कहीं या खुद कुछ करना चाह रहा था। लेकिन रात को हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, हमने इसकी एफआईआर दर्ज करके और आगे आगामी कार्रवाई कर दी है। यमुनानगर में एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे 2 दिन पहले मौत के घाट उतार दिया। मामला यही नहीं रुका, बल्कि आरोपी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर 2 दिन इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि इन बच्चों को भी वह ठिकाने लगा दे। उत्तर प्रदेश से ये यहाँ पर आकर पिछले कुछ समय से रह रहे थे। हालांकि दोनों बच्चों को ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर जब आरोपी भटकता रहा, तो आखिरकार इस आरोपी की इंसानियत जाग उठी और यह खुद ही यमुनानगर के थाना सदर में पहुंच गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि प्रेम प्रसंग के चलते पहले जिससे घर बसाने का सपना लिया, बाद में उसी को ही इसने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अब आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तिलक भारद्वाज, जीटीसी न्यूज़, यमुनानगर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पुत्र वधू से तंग आकर ससुर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले व्यक्ति ने वीडियो बनाकर परिवार के पास भेजा। वीडियो में ससुर ने पुत्र वधू समेत उसके चाचा और मामा पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। करीब 1 साल पहले ही व्यक्ति ने बेटे की शादी उसकी मर्जी से की थी। मृतक की पहचान 50 साल के लाखन सिंह निवासी उमरी के रूप में हुई है। लाखन सिंह की गांव उमरी में पंचर की दुकान है। लाखन सिंह ने करीब 6 मिनट की वीडियो बनाई है। वीडियो में लाखन सिंह ने अपनी पुत्र वधू पर 20 लाख रुपए मांगने का दबाव डालने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने पुत्र वधू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिर पे हाथ उठाती है, वो हमारे मारती है हमारा। हम जमी दुखी कर रखे हैं। हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से ही अपील है, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान करें जी। देखो वोट की चलती है और हम मजबूर हैं क्योंकि लड़की वाले की चलती है। यहाँ बरादरी में किसी से पूछ लो, 1 साल हुए कैसे हमारे साथ बर्ताव कर रही है ये। मजबूरी में मैं एक कदम उठा रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ मैं, और मेरे को इंसाफ मिले। ये मेरे घर पे रहनी नहीं चाहिए, डोली देवी, ठीक है। इसने हमारे को इतना मजबूर परेशान कर रखा है। इसका चाचे हैं, दो मामे हैं, उन्होंने बहुत हमारे को टॉर्चर कर रखा है, धमकियाँ दे रहे हैं। इसकी मम्मी है, बहुत टेंशन में दे रखा है हमारे को सर। अपना इसने बोला भाई ये घर मेरे नाम करवा दो, या घर नाम हो जाएगा तो मैं रह लूँगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो डैडी ने बोला ऐसा भाई मैं घर नाम कैसे कर दूँ, मेरा छोटा लड़का भी तो है, वो कहाँ पे जाएगा भाई, तो कल को इसको बोल देगी अपना निकल यहाँ से, हमें बोल देंगे निकल यहाँ से। तो जी हमने, डैडी ने ये काम नहीं किया जी। तो अपना इसने अपने घर वालों को बोला मेरे तो जी उसके बाद जो भी क्लेश झगड़े हुए अपना घर पे, तो रिकॉर्डिंग जैसे कि मेरे डैडी के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगा दी इसने मेरी बहन के नंबर डाल के। तो जो कि रिश्तेदार से बात करता था, मेरा डैडी भी कुछ भी है अपने घर में क्लेश है तो सुनाएगा रिश्तेदारों को ही। तो जी वो रिकॉर्डिंग करके अपने चाचों का भेजनी, अपनी मम्मी को भेजनी, अपने मामा को भेजनी, अपने भाई को भेजनी, उससे मतलब ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। तो वो सुना के कि तुम तो हमारी लड़की को परेशान करते हो, इस वजह से उकसा दिया बिल्कुल ही, मतलब कि जी फादर को तोड़ दिया अंदर से पूरा ही। सोनीपत में साइबर थाना पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिनांक 30 जनवरी 2026 को राजेश नाम का व्यक्ति जो सैनीपुरा सोनीपत का रहने वाला है, एक शिकायत साइबर थाने में दी थी कि उसकी बजाज आलियांज की पॉलिसी लैप्स होने के बाद उसके पैसे वापस दिलाने के नाम पर कई व्यक्तियों ने उनको फोन करके लगभग 35,28,000 रुपए ठग लिए। जो उनकी शिकायत पर तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के पश्चात उस पर टेक्निकल काम किया गया। तो लगभग 3 खातों में 89 ट्रांजैक्शन में उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे, जिनमें से 2 खाते एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और एक कैनरा बैंक का, जिसमें लगभग 19 लाख रुपए उनके ट्रांसफर हुए थे। उन पर टेक्निकल कार्य करते हुए डिस्ट्रिक्ट चंदौली में रेड की गई। जो घोरू और सोनहुल नाम के गांव हैं, वहां से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, ओम प्रकाश व नगेंद्र को। उनको गिरफ्तार करने के पश्चात उनके मोबाइल फोन कब्जे में लिए गए। तो उनके मोबाइल फोनों का जब हमने विश्लेषण किया तो उससे काफी बड़े गैंग का खुलासा हुआ, जो वाराणसी तक फैला हुआ है। जो बाकी लोग भी हमारे टारगेट पर है, जिनको जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। हरियाणा के पानीपत शहर के कृष्णपुरा इलाके में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। 2 अज्ञात ठगों ने सरकारी नौकरी लगने पर मंदिर में जेवर दान करने के लिए पहले मंदिर के पंडित और उनकी इस थाना किशनपुरा चौकी के इलाके का एक ऐसा मामला आया है, अजीब सा ही मामला है कि 2 लड़के पंडित जी के पास जाते हैं, भी हमें दान करना है, और वो पंडित जी उनकी बातों में आ जाता है। पंडितानी को लेके वो कहते हैं कि आप ही, जब हमने जो दान करना है वो आप ही पसंद कर लो। तो वो एक ज्वेलर के पास लेके उसको जाते हैं और वहाँ से कुछ जेवर वेवर ले आते हैं कि भाई पंडित जी को दिखा लेते हैं, इस बहाने से वहाँ से निकल के आ जाते हैं। और फिर पंडित जी और पंडितानी को भी चकमा दे के और वहाँ से निकल जाते हैं कि हम घर में दिखा के आते हैं। तो इस विषय में कंप्लेंट हमारे पास आई थी, FIR दर्ज कर ली है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और
सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कुछ आई है, तो उसकी जल्दी हम आइडेंटिफिकेशन करवा के इसको जल्दी हम क्रैक करें। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।